हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है उस सीरीज़ में जो डेडिकेटेड है एसएससी मेंस के एस्पिरेंट्स के लिए। आज की क्लास में हम बात करेंगे पैसेज की और ये पूरा सेशन पैसेज पर ही बेस्ड है। तो यहाँ पर हम दो पैसेज देखेंगे और दोनों ही अच्छे खासे लेवल के पैसेज हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करना होता है जब मुश्किल पैसेज आएँ, या फिर पैसेज तो वैसे ही आपको मुश्किल लगता ही है, तो कैसे इसको आसान बनाया जा सकता है। कुछ बेसिक फैक्ट्स का ध्यान रखना है और तरीका देखना है। मैंने कल का जो सेशन लिया था उसमें भी डिस्कस किया था कि पैसेज को करने की अप्रोच क्या है। फिर से मैं बात बता दूं कि पैसेज करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जाना है। ठीक है, क्वेश्चन में जाकर आप देखिए, तो एक बात और बता दूं कि लगभग ऐसा होगा 90% केस में आपको ऐसा ही मिलेगा कि पैसेज के अंदर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका जवाब आपको शुरुआत में मिल जाएगा, पहले क्वेश्चन का, दूसरे का जवाब उससे नीचे मिल जाएगा, तीसरे का उससे नीचे मिल जाएगा। 90% ऐसा होता है, 10% कभी कभार ऐसा नहीं भी होता है। कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपसे पूछ लिया जाता है कि पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में देखकर बताइए कि ये चीज़ जो है स्टेटमेंट है, राइट है कि रॉन्ग है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, उसके लिए हमें गो थ्रू करना ही पड़ता है पैसेज। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, तरीका बस समझ लोगे तो आपको आ जाएगा। और कुछ की वर्ड्स होते हैं उनको देखते चलना, उनको मैच करके उसके बाद में हम पैसेज के आंसर्स आसानी से निकाल पाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखिए। पहला क्वेश्चन पूछा, डेमोक्रेसी इन द 21st सेंचुरी इज मूविंग टुवर्ड्स इक्विटी एंड इंक्लूजन इम्प्लाइज दैट। पहले तो पढ़ लो इसको और क्या कहना चाहता है उसका मीनिंग निकाल लो कि जो डेमोक्रेसी है 21st सेंचुरी में, 21वीं सदी के अंदर लोकतंत्र जो है वो मूव कर रहा है किस तरफ, इक्विटी और इंक्लूजन की तरफ। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, रिपीट कर देता हूं। डेमोक्रेसी जो है 21st सेंचुरी में वो जा रही है समानता, इंक्लूजन का मतलब सबको साथ लेकर चलना है ना, इंक्लूड करना सबको। इसका तात्पर्य क्या है, तो आपको कीवर्ड्स क्या देखने हैं, आपको देखना है डेमोक्रेसी 21st सेंचुरी में, ये देखना है ना। तो डेमोक्रेसी 21st सेंचुरी में कहां पर है एक बार देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको दे रखा है, देयर इज एन ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब दैट सेज, तो ये तो कुछ लोइन के बारे में बता रखा है। ठीक है, हालांकि इसने प्रेफिस लिखा है इसका, ऐसा मत समझना कि ये बिल्कुल अनर्गल बात है। ये प्रेफिस है, भूमिका बांधी है लेखक ने पैसेज की। एज इज कॉमन नॉलेज, तो देखते चलिए यहाँ पर कहीं पर आपको 21st सेंचुरी, डेमोक्रेसी इन 21st सेंचुरी दिख जाए। तो आप देख रहे हैं कि इस पूरे पैराग्राफ में कहीं पर भी डेमोक्रेसी इन 21st सेंचुरी नहीं है। ठीक है, मैंने इसीलिए कहा था कि 90% केस में ऐसा होता है कि आपको शुरुआत में मिल जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बाद में मिले। देखते हैं, देखिए यहां पर भी आप देखेंगे तो 21st सेंचुरी, डेमोक्रेसी इन 21st सेंचुरी नहीं दे रखी है। ठीक है, दे रखा है कि देखिए, इसके बाद बचा है थोड़ा बहुत और, तो इसमें देख लीजिए। तो ये आप देखेंगे तो यहां पर दे रखा है डेमोक्रेसी इन 21st सेंचुरी दे रखा है। अब एक बार इसको पढ़कर देखिए क्या कहना चाहता है। डेमोक्रेसी इन 21st सेंचुरी इज मूविंग टुवर्ड्स इक्विटी एंड इंक्लूजन, यही तो पूछा था आपसे। ठीक है, और इसमें पूछा था कि इसका इंप्लाई क्या करता है, ये इसमें निहित मीनिंग क्या है, इसमें हिडन मीनिंग क्या है, क्या छिपा हुआ अर्थ है। तो कह रहा है दिस इज द अंडरलाइंग मैसेज ऑफ सिटीजन्स मूवमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये जो है वो एक छिपा हुआ मैसेज है किसके लिए, कि पूरे दुनिया के अंदर नागरिकों का मूवमेंट किस तरफ है, नागरिक किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। And with increasing role of women at the policy level and in institutions of government, democracy can become politics of difference and politics of presence. तो क्या कह रहा है कि ये अंडरलाइंग मैसेज जो है सिटीजन्स का, मूवमेंट्स का पूरे दुनिया में, एंड विद इंक्रीजिंग रोल ऑफ विमेन, और बढ़ता हुआ जो रोल है महिलाओं का, कहाँ पर, पॉलिसी लेवल पर। पॉलिसी लेवल पर महिलाओं का रोल बढ़ता हुआ है, इंस्टीट्यूशंस में रोल बढ़ता हुआ है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे बढ़ता हुआ है। तो इसके साथ ही क्या होगा कि डेमोक्रेसी जो है वो क्या बन सकती है, पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस, ये बन सकती है। तो अब आप उस आंसर को करने की कोशिश करें। यहां कह रहा है कि क्या इसका मतलब ये है कि एवरी सिटीजन हैज़ द राइट, कि क्या प्रत्येक नागरिक के पास अधिकार है पार्टिसिपेट करने का एक्टिवली इन डेमोक्रेसी इन 21st सेंचुरी। ये दे रखा है कि यहाँ तो महिलाओं की बात कर रखी है, वहाँ पे जाके हम रुकेंगे। तो इसलिए आप ये वाली बात हटा दीजिए एक बार। ठीक है, एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट
एक्टिव इन डेमोक्रेसी इन द 21st सेंचुरी, विमेन हैड नो रोल इन पॉलिटिक्स बिफोर 21st सेंचुरी, क्या ऐसा दे रखा है कि महिलाओं का 21वीं सदी से पहले कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं था, पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं था। एक बात और बता दूं मैं आपको कि पैसेज में कहीं पर अपने व्यूज़ नहीं डालने हैं, जो दे रखा है उसी के आधार पर आपको आंसर करना है, तो ये भी बात नहीं दे रखी है। तीसरा है डेमोक्रेसी इन द 21st सेंचुरी इज एक्सेप्टिंग बोथ मैन एंड वुमेन इक्वली इन द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, आया था पॉलिटिक्स का नाम, ठीक है, आया था डिफरेंस, पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, है ना, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस, बात आई थी कि 21st सेंचुरी में महिलाएं भी आगे आएंगी, ठीक है। इसका मतलब आप यहाँ पे आंसर क्या कर देंगे, 3 नंबर। तो ये एक तरीका है आंसर निकालने का पैसेज के। आइए दूसरे क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी, इनमें से कौन सी बात जो है वो विपरीत है, विरोधाभासी है। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है, विपरीत होता है। तो कौन सी बात है वो विपरीत है, किसके, द फैक्ट्स मेंशन्ड इन द पैसेज, उन फैक्ट्स के जो पैसेज में मेंशन है, किस बारे में, महिलाओं के बारे में, और महिलाएं कहाँ की, एशिया पैसिफिक रीजन। तो ये विमेन इन एशिया पैसिफिक रीजन एक बार आ जाए तो वहां पे आप देखना कि कौन सी बात है वो नहीं कर रखी है। जो आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से 3 बातें कर रखी होगी और एक बात बिल्कुल विपरीत दे रखी होगी, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं कि कहां पर विमेन इन एशिया पैसिफिक रीजन दे रखा है। तो यहां पे आप देखिए, ये हमने निकाला पैसेज की शुरुआत, और पैसेज की शुरुआत में मैंने कहा कि ये वाला जो पैराग्राफ है ये तो अभी संबंधित नहीं है इस बात से। अब इसमें पढ़ते चलिए कि कहीं पर विमेन इन एशिया पैसिफिक रीजन आ रहा है क्या। तो देखिए एशिया पैसिफिक रीजन ये रहा, ये देखिए, रूरल विमेन इन द एशिया पैसिफिक रीजन मेक क्रिटिकल कंट्रीब्यूशन टू हाउस होल्ड प्रोडक्शन एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी, दे रखा है। यट देयर कंट्रीब्यूशन इज हार्डली एक्नॉलेज्ड, क्या कह रहा है कि जो रूरल विमेन हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, कहां पर, एशिया पैसिफिक रीजन में, वो बहुत बड़ा योगदान देती हैं, किसमें, घरेलू उत्पादन में, और जो भी नेशनल फूड सिक्योरिटी है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा है, उसमें। फिर भी उनके कंट्रीब्यूशन को पहचान नहीं मिलती है, उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता है, उसको स्वीकारा नहीं जाता है, समझ रहे हो। अब आप आइए क्वेश्चन के, आपका जो क्वेश्चन दे रखा है उसके ऑप्शंस पर। तो क्या ये दे रखा है कि देयर कंट्रीब्यूशन इज ग्रेटली एक्नॉलेज्ड, और मुझे लगता है कि पहला ही आपका आंसर आ ही गया है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहा आपसे कि कौन सा चीज़ है वो कॉन्ट्रेरी है, विपरीत है, तो विपरीत यही है। वहाँ पे था हार्डली, यहाँ दे रखा है ग्रेटली। वहाँ तो था कि उनके कंट्रीब्यूशन को पहचान मिलती ही नहीं है, और यहाँ कह रहा है कि बहुत ज़्यादा पहचान मिलती है। और एक अंतिम ऑप्शन और देख लिया करो, कई बार ऐसा भी होता है कि पहला दूसरा दोनों साथ में, पहला दूसरा तीसरा तीनों साथ में, ऐसी सिचुएशन में आपको वो भी देखना, लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है। यहाँ एक ऑप्शन नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि पहला ही आपका आंसर आ जाएगा और फिर आपको आगे के पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आप आइए तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन इसी से नीचे दे रखा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वीमेन इन द इकोनॉमिक पिरामिड, की पोजीशन क्या है महिलाओं की इकोनॉमिक पिरामिड में। तो इकोनॉमिक पिरामिड में महिलाएं, ये कीवर्ड्स लेकर हम आगे बढ़ेंगे, और जहां पर ये चीजें आएंगी वहां पर हम देखकर इसको देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम आ जाते हैं फिर से वहीं पर, और यहां देखिए इकोनॉमिक पिरामिड में महिलाओं की स्थिति आपको देखनी है। 1 मिनट, इकोनॉमिक पिरामिड में महिलाओं की स्थिति को आपको देखना है। तो ये बात आपको दे रखी है कहां पर, ये देखिए, विमेन्स वर्क इज इनविजिबल, विमेन आर एट द बेस ऑफ इकोनॉमिक पिरामिड। क्या स्थिति है, इकोनॉमिक पिरामिड में महिलाएं सबसे निम्नतम स्तर पे है, निचले स्तर पे है, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो आपका एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, तो क्या महिलाएं टॉप पर हैं, टॉप पर नहीं है, ठीक है। क्या वो महिलाएं जो हैं वो बॉटम पे है इकोनॉमिक पिरामिड के, बिल्कुल बॉटम पे ही हैं। और फिर आप देखो कि इसमें ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है ना कि 1 और 2 भी है, 2 और 3 है, ऐसा तो नहीं है, इसका मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये दे रखा है नॉट क्लियर फ्रॉम द गिवन पैसेज, पैसेज से स्पष्ट नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट दे रखा है कि इकोनॉमिक पिरामिड के बॉटम में है, सबसे निचले स्तर पे है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बोल्सा फैमिलिया प्रोग्राम।
तो अब कीवर्ड क्या हुआ, बोल्सा फैमिलिया प्रोग्राम। जहां पे ये आता है वहां पे रुकेंगे, इसको पढ़कर और इसका आंसर करेंगे। इसके बारे में क्या चीज सच है, तो हमने जो पढ़ा है उसमें कहीं पर बोल्सा फैमिलिया प्रोग्राम की बात अभी तक की है क्या, इसमें नहीं है। आगे देखेंगे तो देखो ये मैं उसकी तरीका बता रहा हूं, वो तरीके बता रहा हूं जिसमें किसी को कुछ नहीं भी पता होगा तब भी आप कर पाएंगे क्वेश्चंस को, है ना। ज़्यादा आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है पैसेजेस के अंदर। तो यहाँ देखो दे रखा है आपको, ब्राज़ील, द क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ ब्राज़ील्स कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम बोल्सा फैमिलिया, ये रहा। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो और 4 ऑप्शंस को देखेंगे। यहाँ तो पढ़ना ही पड़ेगा कि क्रेडिट जो है किसके लिए, सफलता के लिए, सफलता कौन सी, ब्राज़ील का प्रोग्राम है पहली बात तो, और ब्राज़ील का कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम है, शर्त के आधार पर कैश ट्रांसफर स्कीम है ये, और ये जो है इसका श्रेय जाता है महिलाओं को। द प्रोग्राम रिवॉर्ड्स फैमिलीज, इस प्रोग्राम के तहत होता क्या है, परिवारों को रिवॉर्ड दिया जाता है। किस लिए, वो परिवार जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और उनको रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए लेकर आते हैं। और इस स्कीम से हुआ क्या है, मिलियंस लोग जो हैं पॉवर्टी से निकले हैं। तो ये कुछ स्कीम के बारे में है, ब्राज़ील की स्कीम है, महिलाओं को इसका श्रेय जाता है। उन परिवारों को ये मतलब ये स्कीम लाभ पहुंचाती है जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाते हैं, और लाखों करोड़ों लोगों को इसने गरीबी से बाहर निकाला है, ये इसका मतलब है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में, दिस इज ए कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आगे कह रहा है कि मैक्सिको की है, जबकि वो स्कीम किसकी थी, ब्राज़ील की। पूरा पढ़ना है, तो ये गलत हो गया। दिस प्रोग्राम फेल्ड इन ब्राज़ील, ये प्रोग्राम असफल रहा ब्राज़ील में। किस लिए, नॉन कोऑपरेशन ऑफ लोकल पीपल, के स्थानीय लोगों का सहयोग नहीं रहा, ऐसी बात यहां पे दे नहीं रखी, तो ये काट दीजिए। दिस प्रोग्राम पुल्ड मिलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी, इस प्रोग्राम ने लाखों करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, ये दे रखा था आपको। और नंबर 4 में तो कुछ ऐसा ऑप्शन तो है नहीं कि एक और ऑप्शन साथ में हम लेके चल सकें, तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 नंबर। समझ रहे हो कितना आसानी से निकल पाता है आंसर। जो अगला पैसेज होगा थोड़ा और मुश्किलें उसमें आएंगी, मैं हर तरीके की मुश्किल जो पैसेज हैं उन सभी को सॉल्व करने का तरीका बता दूंगा ताकि आप एग्जाम में प्रॉब्लम में ना फंसें। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार, यहां पे कह रहा है कि ऑथर के अनुसार, अब ये तो पढ़ना ही पड़ेगा क्या कहना चाहता है ऑथर। क्या ये कह रहा है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है महिलाओं के स्टेटस और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? क्या इसमें कोई रिश्ता नहीं है कि महिलाओं का जो स्तर है और सामाजिक आर्थिक डेवलपमेंट है उसमें? मनी इन द हैंड्स ऑफ वीमेन मेक्स देम फ्रूगल, फ्रूगल अपवेई, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब खर्चा ज़्यादा करने वाला। तो क्या यहाँ पे ऐसा है क्या कि महिलाएं अगर उनके हाथ में पैसा होगा तो वो अपवेई बन जाएंगी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलोन इज एनफ टू ब्रिंग अबाउट इक्वालिटी, क्या आर्थिक विकास अकेला ही कुछ ऐसा है क्या जिससे इक्वालिटी लाई जा सकती है? और एक और कह रहा है, मोस्ट ऑफ द पॉलिसी मेकर्स अक्रॉस द वर्ल्ड अग्री दैट देयर शुड बी जेंडर इक्वालिटी, अधिकांश जो पॉलिसी मेकर्स है पूरे विश्व भर में, उनका ये मानना है क्या कि इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पे कौन सी बात सत्य है तो पूरा एक बार देखना पड़ेगा आपको। तो देखिए, आप थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि यहाँ पे महिलाओं के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा गया है, सही बातें की गई है, पॉजिटिव बातें की गई है। इसका मतलब जो जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो तो वैसे ही आप काट सकते हैं, फिर भी हम इसको देखें एक बार ऊपर ऊपर से कि क्या बातें इसमें दे रखी हैं, तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत में तो खैर कहा है कि पुरुष प्रधान जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में एक कटाक्ष किया गया है कि एक ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब है, अफ्रीका की एक पुरानी कहावत है, वो बताती है कि भाई अनटिल द लॉयंस हैव देयर ओन हिस्टोरियन, यदि शेरों का कोई इतिहास बताने वाला नहीं है तब तक तो जो शिकार की कहानी है उससे ग्लोरीफाई करेगी वो हंटर को ही, शिकारी का ही यश कीर्ति गाई जाएगी। जब तक कि शेर अपनी कहानी किसी से नहीं बता देते तब तो शिकारी ही महान है। वैसे ही कह रखा है कि एक सामान्य ज्ञान की बात यह है कि मेल लोइन जो होता है उसके मेन का मतलब होता है क्या, जो नेक पर बाल होते हैं हॉर्स के और लॉइन के, उसको मेन बोलते हैं। इनसाइट्स आवर इमेजिनेशन, तो इसका मतलब ये है कि हम पुरुष से ही मतलब लॉइन है, मेल लॉइन है, उसको देखकर उससे ही इंसाइट होती है हमारी इमेजिनेशन। हमें लगता है कि हाँ यही बब्बर शेर है ना, यही कुछ कर सकता है।
लेकिन वास्तव में लॉइनस होती है, शेरनियाँ जो होती हैं वही क्या करती हैं, भोजन लेके आती हैं और सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज और जो प्रजाति है उसको बचाने का काम करती हैं, उसको सर्वाइवल का काम करती हैं। आगे देखेंगे तो थोड़ा सा इसको ढंग से अगर मतलब इतना कोई ट्रांसलेट ना करके वैसे ही इसको गो थ्रू करोगे तो आपको समझ में ये आएगा कि कह रखा है क्या कि महिलाओं का काम जो है वो दिखता नहीं है। महिलाएं जो है इकोनॉमिक पिरामिड के बिल्कुल बॉटम में होती हैं। महिलाएं आर स्टक ऑन ए स्टिकी फ्लोर। स्टिकी का मतलब है मुश्किल कह सकते हो, डिफ़िकल्ट कंडीशन में कह सकते हो। महिलाएं मुश्किल स्थिति में होती हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी कम मिलती हैं, प्रोडक्टिविटी कम होती है, स्किल्स कम होती हैं और उनकी कमाई भी कम होती है और यश, कीर्ति या सम्मान भी उनको कम मिलता है। अब ये एशिया पैसिफिक रीजन में हमने पढ़ ही लिया कि कंट्रीब्यूशन क्या है, ये सब बताई दिया। इसके बाद में ये बोल सा प्रोग्राम आ गया था, ये हमने पढ़ ही लिया, इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। फिर हम पढ़ेंगे द स्टेट टेंड्स टू बिलीव वीमेन आर मोर रिलायबल। तो कह रहा है कि जो स्टेट है, राज्य है, ये सरकार है, उसका विश्वास और उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो विश्वास करता है कि महिलाएं जो है ज़्यादा रिलायबल है पुरुषों की तुलना में। मैक्सिको के अंदर एक सिमिलर प्रोग्राम चलाया गया, ठीक है, ये तो कुछ है नहीं। स्ट्रॉन्ग एम्पिरिकल एविडेंस। एम्पिरिकल का मतलब होता है जो प्रैक्टिकल चीज़ों पे आधारित हो, जो थियोरी पे बेस्ड नहीं हो, एक्सपेरिमेंट्स पे आधारित हो, प्रयोगों पे आधारित हो। तो कुछ प्रमाण हैं जो प्रयोगों पे आधारित हैं, जो बताते हैं कि पैसा अगर मिल जाए, दैट मनी इन द हैंड्स ऑफ द मदर इंक्रीजेज एक्सपेंडिचर ऑन चिल्ड्रन। एक तो ये दे रखा है कि अगर पैसा मिल जाए तो इसका मतलब तो ये है कि भाई अगर पैसा उनके हाथ में आ जाए तो वो बच्चों पर खर्चा जो है वो बढ़ा देती है, ठीक है। आगे दे रखा है देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन वीमेन्स स्टेटस एंड इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट। आने लग गई बातें वो, ठीक है। अब इसको देखो एक बार आप, ये जो दे रखा है आपको कि भाई रिलेशनशिप, देयर इज नो रिलेशनशिप, तो ये बात तो कट जाएगी क्योंकि वहां तो दे रखा है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है ना। ये बात तो आपकी कट जाएगी कि यहां पे नो रिलेशनशिप है। फिर ये कहा कि फ्रूगल, ये मितव्ययी, और मैंने आपको वही बता दिया था इसका, एक्स्ट्रा वैकेंट नहीं मतलब स्पेंड कह सकते हो थ्रिफ्टी। पैसा कम खर्च करती है महिलाएं, उनके हाथ में है, जबकि उसमें कह रखा है कि ज़्यादा खर्च करती है बच्चों पर। तो ये बात काट दो, उल्टा हो गया। थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसके आगे। तो कह रहा है कि द एक्सपीरियंस, सॉरी इसके आगे देखिए, पॉलिसी मेकर्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव प्लेस्ड ग्रेट एम्फेसिस ऑन जेंडर इक्वेलिटी। इन्होंने काफ़ी जोर दिया है जेंडर इक्वेलिटी पर। तो ये बात थी वहाँ पे, तो हमारा आंसर आ गया। ये देखिए यहाँ पर दे रखा है नंबर 4 में कि मोस्ट ऑफ द पॉलिसी मेकर्स अक्रॉस द वर्ल्ड अग्री दैट देयर शुड बी जेंडर इक्वेलिटी। ये आपका आंसर आ गया। समझ रहे हो बात? अच्छा जी, एक बात और बता दूं, जैसे मैंने कहा था कि एक के नीचे एक आंसर मिलेगा, तो वैसे भी हमें शुरू से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब हमने आंसर्स वहाँ तक निकाल लिए थे, वो प्रोग्राम की बात हमने कर ली थी, हमने वो पिरामिड वाली बात कर ली थी, है ना, एशिया पैसिफिक रीजन में महिलाओं की कंडीशन की बात कर ली थी, तो हमें आगे ही बढ़ना था। तो ये भी एक तरीका याद रखें जिससे आपका टाइम एग्जाम में बचेगा। समझ रहे हो बात? तो आपका आंसर आ जाएगा 4 नंबर। एक और ये पैसेज है, ये थोड़ा सा और मुश्किल इसकी तुलना में, और यहाँ पे जो ऑप्शंस होंगे वो थोड़े कंफ्यूज भी आपको कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तरीका अगर आपको पता है तो फिर आप कितना भी बड़ा पैसेज हो या कैसी बातें पूछी हो आप बता पाओगे। तो सीधे क्वेश्चन पे आए हैं, और क्वेश्चन में क्या पूछा है समझो। क्वेश्चन में पूछा है कि माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसीज आर मेंट टू गिव कवरेज टू पीपल हु बिलोंग टू द अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इससे ऊपर एक और स्टेटमेंट दे रखा है आपको कि इनमें से कौन सी चीज है वो करेक्ट है, किसके विषय में, माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसीज। और माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी को कौन इशू किया, इंश्योरेंस कंपनीज ने जो इशू किया है उसके बारे में क्या सत्य है। तो हम कीवर्ड के जरिए अगर पहुंचें तो सीधा सीधा यूँ निकाल सकते हैं कि माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसीज ये जहाँ पे आए और ये इश्यू किया जाता है किसके द्वारा, इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा, इनके बारे में कौन सी बात सत्य है। हो सकता है कि एक बात सत्य हो सकता है एक से अधिक हो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही कुछ ऐसे हैं। आपसे पूछा जाएगा कि 1 और 2 सही है क्या, आपसे पूछा जाएगा कि 2 और 3 सही है क्या, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे विच अमंग द फॉलोइंग
इज या आर करेक्ट रिगार्डिंग द माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसीज इशूड बाय इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया। तो आप आ जाइए कहां पर, माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसीज जहां पे आए वहां पे, और शुरुआत से ही पढ़ेंगे क्योंकि पहला ही प्रश्न है तो डेफिनेटली शुरू से ही पूछा होगा। कह रहा है इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI, अब हर एक रेगुलेटर होता है, हर एक के ऊपर एक सुपरवाइजर होता है, मॉनिटर करने के लिए होता है। तो इंश्योरेंस कंपनीज का मॉनिटर कौन हो गया? IRDAI। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI है, उसने क्या किया है? अलाउ कर दिया है डिस्ट्रीब्यूशन को। किसके डिस्ट्रीब्यूशन को? माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को। किस माध्यम से? पॉइंट ऑफ सेल्स के माध्यम से। इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन देश में बढ़ाया जाए। पेनिट्रेशन का मतलब भेदना है, इसका मतलब बीमा की पहुंच जो है देश में बढ़ाई जाए, एक्सपेंड की जाए। एक बार आप ऑप्शन देखिए उसके, तो यहां पे ऑप्शंस क्या कहना चाह रहा है? पहला दे रखा है कि माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसीज का मतलब यह है क्या? टू गिव कवरेज टू पीपल, कि उन लोगों को कवरेज मिले हु बिलोंग टू द अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो समाज के उस तबके से संबंधित है जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जिनको पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो शोषित वर्ग हैं, है ना, वो उसको कवरेज मिले। क्या इसका मतलब ये है? क्या माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसीज जो हैं वो इस प्रकार की हैं कि सम एश्योर्ड इन दीज पॉलिसीज इज ₹50,000 और लेस देन दैट, कि क्या इसका मतलब ये है माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसीज ऐसी पॉलिसी को कहा जाता है जिसमें सम एश्योर्ड जो है वो 50,000 है या उससे कम है। और तीसरा दे रखा है माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसीज आर ओनली इशूड बाय बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। क्या माइक्रो इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं केवल बैंक और यही करते हैं क्या जारी? मतलब बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज ही जारी करती हैं क्या? बिकॉज अदर्स आर नॉट ऑथोराइज्ड बाय IRDAI टू इशू सच पॉलिसीज, क्योंकि बाकियों को ऐसा अधिकार दिया नहीं गया है। किसके द्वारा? IRDAI के द्वारा। तो दो तीन चीजें आपने देखी। एक तो क्या इस माइक्रो जो ये एक इंश्योरेंस स्कीम है, इसका फायदा अंडर प्रिविलेज सेक्शन को मिलता है क्या? क्या सम एश्योर्ड जो है 50,000 या उससे कम है? और तीसरा दिया कि ये बैंक और इंश्योरेंस कंपनी ही जारी कर सकती हैं, बाकी जारी नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा दिमाग में रख के बढ़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैंने ये मुश्किल पैसेज इसलिए लिया क्योंकि इस बार जो आपका पैटर्न चेंज हुआ है मेंस एग्जामिनेशन का, SSC का, उसमें निश्चित रूप से एक पैसेज आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेशन लेवल डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा थोड़ा सा हाई है, तो इसलिए इस प्रकार का पैसेज पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो ये तो देखो यहाँ तक तो कुछ ऐसा आया नहीं तीनों पॉइंट्स में से। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ क्रिएटेड अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कॉल्ड माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसीज टू प्रमोट। अब आगे देखो यहाँ पे आपका आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। किस लिए किया? तो क्या यहाँ पे एक तो दे रखा है आपको, एक तो दे रखा है कि ये इसलिए किया कि प्रमोट इंश्योरेंस कवरेज अमंग इकोनॉमिकली वल्नरेबल सेक्शन। तो अंडर प्रिविलेज सेक्शन वाला था कि शोषित वर्ग, पिछड़ा हुआ वर्ग, तो यहीं पे ये बात आ गई कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उसको प्रमोट करने के लिए, एक बात। दूसरा, माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो एक जनरल और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका सम एश्योर्ड कितना होता है? 50,000 या उससे कम। दूसरी बात भी आ गई। इससे आगे और देख लो, क्या उसके बाद में भी माइक्रो इंश्योरेंस की चर्चा है क्या? Agreeing to the suggestions of insurance companies IRDAI in a circular done away with the practice of prefixing, अब तो POS की बात शुरू हो गई, तो माइक्रो इंश्योरेंस वाली बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। और इस बात में हमने दो चीज़ों को निकाल लिया है। क्या क्या? एक तो हमने निकाल लिया कि जो ये अंडर प्रिविलेज सेक्शन को मिलता है, और दूसरा 50,000 या उससे कम है। इसका मतलब एक और दो दोनों सही हैं। इसका मतलब आपका आंसर है वो एक नंबर आएगा, बोथ 1 और 2। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से आपने पहले क्वेश्चन का आंसर निकाला। दूसरे में आइए, अब आप उससे आगे बढ़ेंगे। जब पैसेज आपने पढ़ लिया है उससे आगे बढ़ना है, क्योंकि धीरे धीरे ऐसे ही मैंने कहा था कि इसी तरीके से आप टाइम बचा सकते हैं एग्जाम में। दूसरा पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द रीजन, कि इनमें से नीचे दिए गए कारण जो हैं उनमें से कौन सा वो कारण है जो एकदम स्पष्ट रूप से बताएगा, सही बताएगा कि नई गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं IRDAI जो इंश्योरेंस कंपनी का रेगुलेटर है, किस बारे में? विड्रॉल ऑफ द प्रीफिक्स POS इन द नेम्स ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसीज सोल्ड बाय POS। अब समझना,
आपको मान लो ये सेंटेंस नहीं है, वैसे तो मेंस की तैयारी कर रहे हो आप, तो मैं मानता हूँ, इतना तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको इतनी इंग्लिश तो समझ में आती होगी, फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो कीवर्ड्स के सहारे आप वहाँ तक पहुँचेंगे। यहाँ पूछा है कि भाई आप ये बताएं कि नीचे दिए गए कारणों में से कौन सा कारण सही तरीके से बताता है, कौन सा वो रीज़न है किस चीज़ का कि जो नई गाइडलाइन दी है किसके बारे में, विड्रॉल ऑफ द प्रीफिक्स पीओएस, इसके बारे में, है ना। इसके बारे में जो गाइडलाइन दी गई है उसमें सही कारण क्या है, क्यों ऐसा करना पड़ा इसको कि पीओएस, प्रीफिक्स पीओएस का विड्रॉल, प्रीफिक्स पीओएस को वापस क्यों लेना पड़ा, ठीक है, किसके नाम पर ये चालू किया गया था, ये इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के नाम पर जो कि पीओएस के माध्यम से बेची जाती थी। तो आइए अगले पैराग्राफ में पढ़ते हैं। यहाँ तक तो हो ही गया था पहला, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे तो आपको ये पीओएस वाला दे रखा है। कह रहा है कि भाई सजेशंस यहाँ पे दिए गए थे कुछ इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा, और उन सजेशन से यहाँ पे सहमत हो गई IRDAI, और उसने एक सर्कुलर के अंदर डन अवे विद, डू अवे विद का मतलब होता है छुटकारा पाना या फिर दूर कर देना, हटा देना। तो इसने जो प्रैक्टिस है प्रीफिक्सिंग पीओएस वाली, इसको हटा दिया, ठीक है। कुछ भी होए, क्या फर्क पड़ता है उस चीज़ से, ये इसने इंश्योरेंस कंपनीज के सजेशंस पर हटा दिया इसको, ठीक है। आगे कह रहा है जनरल, इसमें लाइफ इंश्योरेंस कवर होता था, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ प्रोडक्ट्स, ये सब। द रेगुलेटर सेड, रेगुलेटर मतलब IRDAI ने कहा कि इसको रिप्रेजेंटेशन मिले थे कुछ इंश्योरेंस कंपनीज से, और उसमें रिक्वेस्ट की गई थी कि इसको हटाओ आप, ठीक है। तो हो सकता है कि उसमें कारण ये दे रखा हो कि इसके रिक्वेस्ट पे हो, और आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा अगर इसी के बारे में है तो। बस इतना ज़रूर ध्यान रखें, बाउंड्री तय कर लें कि किसके बारे में बात है, कहीं नई चर्चा अगर शुरू हो गई हो तो वहाँ पे आप आगे पढ़ना छोड़ दीजिए। क्या कह रहा है, इंश्योरर्स मेड रिप्रेजेंटेशन, इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस कंपनीज जो बीमा करती हैं, इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया किस लिए कि नियम बदलो, और दैट मेड इट मैंडेटरी। और नियम कौन से थे, वो नियम जिसने आवश्यक बना दिया, ज़रूरी बना दिया था हर पॉलिसी के लिए जो कि पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन्स पीओएस के द्वारा बेची जाती थी, कि भाई ये जो पॉलिसीज होंगी उनको सेपरेट तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा और प्रीफिक्स किया जाएगा पीओएस के नाम से, ठीक है। मतलब इस नियमों के आधार पर इंश्योरर्स ने कहा था कि भाई आप ये नियमों को चेंज करो। इन नियमों के अंदर ये था कि अनिवार्य था कि हर एक पॉलिसी जिसको पीओएस के नाम से बेचा जाएगा उसकी अलग से पहचान होगी, उस पर पीओएस का ठप्पा लगेगा। IRDAI ने कहा कि रिक्वायरमेंट थी कि भाई आइडेंटिफाई करें उस पर्सन को जो कि सेल्स प्रोसेस में शामिल है, किस व्यक्ति ने सेल किया इसको, उसको पहचाने, ये ज़रूरी था। फिर कह रहा है ये कि IRDAI रेगुलेशंस जो हैं 2017 का जो एक्ट है, अंडर द मैटर्स टू बी स्टेटेड इन लाइफ, जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मेक्स इट मैंडेटरी टू गिव द डिटेल्स ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व्ड इन द सेल्स प्रोसेस। जिसके द्वारा पॉलिसी बेची गई उसका नाम हमें पता होना चाहिए, ये कहा गया। बाई वर्च्यू ऑफ दिस रिक्वायरमेंट, अब बाई वर्च्यू ऑफ एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है के कारण, है ना। इसका मतलब आप कह सकते हो बिकॉज ऑफ या एज अ रिजल्ट ऑफ, के परिणाम स्वरूप। अब चूंकि ये रिक्वायरमेंट थी ना, तो इस रिक्वायरमेंट के कारण द नीड टू हैव द प्रीफिक्स पीओएस बिकम्स रिडंडेंट। अब इसके कारण जो ये जो रिक्वायरमेंट थी प्रीफिक्स करने की पीओएस को, वो रिडंडेंट हो जाती है। रिडंडेंट का मतलब होता है फालतू या महत्वहीन, कि इसकी जरूरत नहीं है। एज द इंश्योरेंस पॉलिसी इटसेल्फ विल कैरी द डिटेल्स ऑफ द पर्सन सेलिंग सच ए पॉलिसी, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी खुद ही डिटेल दे देगी उस व्यक्ति की जो कि ऐसी पॉलिसी बेचेगा, तो पीओएस की जरूरत नहीं है। कारण आ गया है यहाँ पे कि कारण ये है कि ये चीज हो जाती है रिडंडेंट, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी खुद ही डिटेल को कैरी करती है। जो व्यक्ति बेचता है पॉलिसी को, तो उसमें पीओएस की आवश्यकता, प्रीफिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर, और 7th क्वेश्चन में पहला देखो, पहला पूछा, कारण ही पूछा था इसमें कि क्यों हटाया गया इसको, क्यों विड्रॉ किया गया, वापस क्यों लिया गया इस डिसीजन को। तो पहला तो इसमें कारण दे रखा है कि IRDAI इज नॉट ऑथोराइज्ड। क्या ये ऑथोराइज्ड नहीं है, ये बात तो नहीं दे रखी इसके अंदर, तो ये तो काट देते हैं। IRDAI मेड इट मैंडेटरी, तो IRDAI ने ये मैंडेटरी कर दिया था
कि प्रीफिक्स मतलब ऐड करो प्रीफिक्स ऑफ द पॉलिसी नेचर को किसी भी पॉलिसी में जो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बेची जाती है। IRDAI अब उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, इसके पास इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग द पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन सेलिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी, जो पॉलिसी बेचता है उसका नाम इसके पास होता है और इसका कोई सेंस नहीं है, अभी रिडंडेंट हो गया है। डज नॉट मेक सेंस का मतलब इसका कोई महत्व नहीं है, अर्थहीन बात हो गई है, रिडंडेंट हो गई है कि ऐसी पॉलिसीज को नाम से पहचाना जाए। आ रही है बात समझ में? और लास्ट में क्या दे रखा है, IRDAI मेड इट मैंडेटरी दैट ऑल द पॉलिसीज इशूड बाय द माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट्स विल बी सोल्ड थ्रू पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन ओनली। ये तो ये पूछा ना इसने कि क्यों हटाया, जबकि 2 और 4 में तो बातें वो हैं कि क्यों लगाया, इसको हटाया क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये बात रिडंडेंट हो चुकी थी, ये बात फालतू हो चुकी थी, अर्थहीन हो चुकी थी कि अब इसके अंदर नाम की जरूरत पड़ती नहीं है ऐसे, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी खुद ही कैरी करती है उस चीज़ को। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न आएगा, उससे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट regarding the objective of IRDAI to allow the distribution of micro insurance policies through the POS delivery channel। भाई इसमें से कौन सी बात सच है, कौन सी बात सही है? पहली बात तो करेक्ट पूछा है, ये ध्यान रखना। दूसरा पूछा क्या है, अच्छा मैं बता दूं कि ये जो पैसेज बता रहा हूं मैं आपको, ये उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है जो बैंक वगैरह की तैयारी करते हैं। बैंक में ऐसे ही पैसेज आपसे पूछे जाते हैं। और इस बार आपको मैं फिर बता दूं, अभी पेपर तो खैर नहीं हुआ है, लेकिन पेपर जब होगा आप तो देखेंगे कि इस बार कुछ हद तक बैंक का पैटर्न जोड़ दिया जाएगा एसएससी में भी। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि इनमें से कौन सी बात करेक्ट है, किसके बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑब्जेक्टिव किसका, उद्देश्य किसका, ऑब्जेक्टिव का मतलब एम या पर्पज होता है कि IRDAI ने अलाउ कर दिया किसको, डिस्ट्रीब्यूशन को। डिस्ट्रीब्यूशन किसका, माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसीज का डिस्ट्रीब्यूशन। किस माध्यम से, POS डिलीवरी चैनल के माध्यम से। तो POS का जो सिस्टम है उसके माध्यम से माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी के डिस्ट्रीब्यूशन को इसने अलाउ किया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, वो बताना है। तो इससे आगे बढ़िए आप कि उद्देश्य आपको निकल के आ ही जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि अथॉरिटी अब हेयर बाय डिसकंटिन्यूज रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूजिंग द वर्ड POS, और ये सब हो गया। ये तो उसका विड्रॉल वाला प्रश्न था, उसका आंसर था। अब नीचे आइए, सिमिलरली इसी तरह से IRDAI said it has been observed that advantages such as higher insurance penetration, lower prices, increased choice to customers which would otherwise accrue to the policy holders by making micro insurance products available through POS channel are being lost। ये लो, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब कह रहा है कि भाई हमने जो विड्रॉ किया है उससे ये कुछ फायदे हो रहे थे हमारे को, ये सब खत्म हो गए। क्या क्या फायदे हो रहे थे? एक फायदा तो ये कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ज़्यादा। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन देखो, एडवांटेजेस दे रखा है ना। एडवांटेज कौन कौन से? एक तो बीमा का विस्तार। पेनिट्रेशन का मतलब मैंने बताया भेदना। अगर पेनिट्रेट कर रहे हो इसका मतलब उसमें घुस रहे हो, तो बीमा का विस्तार। दूसरा, कम प्राइस में बीमा, मतलब लोगों को जो एक पैसा देना पड़ता है वो कम देना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा, कस्टमर्स के पास चॉइस भी ज़्यादा मिलती इससे। ठीक है। और तो क्या है, ये 2-3 चीज़ें हैं। तो अब देखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 में कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। पहला पूछा, POS चैनल इज द मोस्ट पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन द कंट्री एंड दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर रिलाइंग ऑन दिस ओनली। क्या दे रखा है क्या ये, क्या सबसे बेहतरीन किस्म का यही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, बहुत से लोग इसी पर भरोसा करते हैं केवल, ऐसी बात तो नहीं दे रखी। एडवांटेज की बात करनी है। बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंश्योरिंग दैट द माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन इंडिया आर नॉट द ग्लोबल वंस। नहीं है ऐसी बात भी, कोई बैंक वाली बात तो इसमें करी नहीं है पैसेज में, जब तक हमने पढ़ा है तब तक। The IRDAI has understood that micro insurance policies are not popular as the normal policies and they should be done away with। तो ये तो हटाने की बात है कि पॉपुलर नहीं है, हटा दो इसको। अब ये हटाने की बात थोड़ी पूछ रहे हैं। आपका प्रश्न क्या था
कि करेक्ट क्या है, इसके फायदे क्या थे, तो फायदे बताने थे। तो इसका मतलब तो ये आ ही गया सीधा सीधा। द IRDAI इज इंटरेस्टेड इन एक्सटेंशन ऑफ इंश्योरेंस कवरेज टू मोर एंड मोर पीपल इन द कंट्री। वो पेनिट्रेशन वाली बात थी ना, उसका मतलब बढ़ाना था। तो IRDAI जो है वो इंटरेस्टेड है किस चीज़ में, कि वो इंश्योरेंस का कवरेज को एक्सटेंड करे, इंश्योरेंस कवरेज को एक्सटेंड करे, इसका एक्सटेंशन हो, इसका विस्तार हो। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 नंबर। समझ रहे हो बात? तो 4 नंबर इसका आंसर आ गया। अगला क्या पूछा, अब इसी से नीचे आगे बढ़ेंगे हम। अगला पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी बात है जो सही है, करेक्ट पूछा है। किसके अकॉर्डिंग, इंफॉर्मेशन गिवन द पैसेज। अब ये तो थोड़ा सा कीवर्ड्स तो इसमें है नहीं, ये तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, आगे वाली बात पढ़ेंगे। कौन सी बात है जो इनमें से सच है, तो एक बार हम ऑप्शंस देख लें ताकि कीवर्ड्स क्या पता यहां से मिल जाएंगे। जब प्रश्न में कीवर्ड्स ना हो तो ऑप्शंस के कीवर्ड्स से भी आप पहुंच सकते हैं आंसर तक। द POS चैनल कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट ऑफ कवरेज। क्या यह बात सही है कि जो POS चैनल है, POS एक माध्यम है, चैनल का मतलब माध्यम है, मीडियम है, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं पॉलिसीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसके परे, जो कवरेज की परमिसिबल लिमिट है उससे परे। द इंश्योरेंस कंपनीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द डिसीजन ऑफ द IRDAI टू रिमूव द प्रीफिक्स POS फ्रॉम द नेम्स ऑफ द इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। क्या इंश्योरेंस कंपनीज है वही रिस्पॉन्सिबल है, क्या इंश्योरेंस कंपनीज ही जिम्मेदार हैं किसके पीछे, इस डिसीजन के पीछे कि IRDAI ने रिमूव कर दिया। बिल्कुल, ये तो था ही, ये तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। वो आया था ना, IRDAI ने कहा था, मैं दिखाता हूं, देखो आपको, उसमें आया था कि भाई इंश्योरेंस कंपनीज के लेटर्स आए हमारे पास कि इसको हटाओ। ये देखिए यहां पे आप देख सकते हैं इसको, इसके अंदर ये देखिए, इसमें कहा है कि सजेशंस दिए थे किसने, इंश्योरेंस कंपनीज ने। इनके पत्र आए थे, रिप्रेजेंटेशन आए थे इनके, इन्होंने कहा था कि हटा दो इसको। तो इसका मतलब ये तो जिम्मेदार है ही, पक्का है। तो एक तो आंसर हमारे पास पढ़ते पढ़ते ही आ गया, ठीक है। तो यहां पे आप देखें तो ये बात तो सही है, दूसरा तो सही है, ठीक है। और देखते हैं क्या है, क्योंकि 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं जिसका नीचे प्रश्न पूछेगा, और नीचे जो प्रश्न आपसे पूछे हैं उसमें सेकंड जहां जहां पे है वो रखो। तो सेकंड इसमें है, सेकंड इसमें है, ठीक है, और इसमें नहीं है, ठीक है, ये काट दो, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सेकंड तो सही है ही, ओनली सेकंड भी हो सकता है, लेकिन हमें थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। और थर्ड और देख लेते हैं एक बार। थर्ड में कह रखा है कि द POS चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो चैनल है डिस्ट्रीब्यूशन का, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स विल बी यूज्ड बाय IRDAI ओनली और नो इंश्योरेंस कंपनी विल बी एबल टू यूज इट। क्या इसका प्रयोग केवल IRDAI करेगा और बाकी कोई नहीं कर पाएगा, ये कह रहा है क्या? तो आइए एक बार उस स्टेटमेंट में आते हैं, पैसेज पे आ जाते हैं। यहां तक हमने पढ़ा, फिर कह रहा है कि देयरफॉर द अथॉरिटी आफ्टर रिव्यूइंग द पोजीशन हेयर बाई अलाउज ऑल माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफ लाइफ, जनरल हेल्थ इंश्योरेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द POS ऑल्सो, द सर्क्यूलर सेड। और आगे दे रखा है ऑन द मैनर ऑफ डीलिंग विद केसेज ऑफ हेल्थ पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज वेयर सम इंश्योर्ड क्रॉसेज द लिमिट। ये देखो एक बात दे रखी है, क्रॉसेज द लिमिट। क्या कहा था कि जितना लिमिट दे रखी है उससे भी बाहर जा सकता है क्या? ये वो पहला स्टेटमेंट ध्यान करो एक बार, थोड़ा सा तो ध्यान दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। बिल्कुल भी ये दिमाग में नहीं रख पाओगे तो कॉम्प्रिहेंशन तो फिर कर ही नहीं पाओगे, तो आपको थोड़ा बहुत तो दिमाग में रखना पड़ेगा। तो क्या कहा इसमें, पहला जो स्टेटमेंट था उसमें यही तो था कि जितनी आपको लिमिट दी गई है, ये देखो बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट, उस लिमिट को भी क्रॉस कर देगा ये। तो लिमिट वाली बात भी आ गई और ये वाली बात मैंने बताई दिया कहां पे है। तो 1 और 2 तो सही है ही। तो अब आप आओ कि 1 और 2, तीसरा इसमें ऑप्शन जब देखोगे ना तो इन ऑप्शन से समझ में आ जाएगा कि थर्ड तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर तीसरा भी होता तो ऐसा आता कि तीनों 1, 2 एंड 3, लेकिन 1, 2 एंड 3 तो ऑप्शन नहीं है, 1 और 2 होना चाहिए, तो आपका आंसर 2 नंबर आ जाएगा, ये सब कट जाएंगे। और एक अंतिम प्रश्न आपसे क्या पूछा, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द बेनिफिट्स दैट वर नॉट देयर बिफोर द डिसीजन ऑफ द IRDAI अलाउइंग द मार्केट। ये फिर से POS वाली बात आ गई।
कि ये जो IRDAI ने अलाउ किया था कि माइक्रो इंश्योरेंस प्रोजेक्ट हैं वो बेचे जाएंगे POS के माध्यम से, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सी बात सच है इसमें, करेक्ट कौन सी है, किस बारे में, कि बेनिफिट्स दैट वर नॉट देयर, कि जब डिसीजन लिया था इसके अंदर POS से ही माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसीज को बेचा जाएगा, उससे पहले कौन सा बेनिफिट नहीं हो रहा था। वो बेनिफिट फिर से बता दूं मैं आपको, उस पैराग्राफ में लेके चलता हूं, और ये आपको ध्यान भी होगा कि हमने वो पैराग्राफ में चर्चा की थी बेनिफिट्स की। कौन सा पैराग्राफ था, यहां पे देखेंगे तो ये तो हटाने वाली बात थी, इसमें तो नहीं आएगा, इससे आगे था। इसमें ये देखिए एडवांटेजेस, एडवांटेज कौन कौन से थे। तो एडवांटेज यहां पे दे रखे हैं, एक तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, एक दे रखा है लोअर प्राइस, एक दे रखा है इंक्रीज चॉइस टू कस्टमर्स। ये थे बेनिफिट्स। आइए फिर से प्रश्न पे, प्रश्न दे रखा है आपको, उसमें ऑप्शन देखिए, पहला है देयर वर फ्यूअर चॉइसेस। तो कौन से बेनिफिट्स नहीं थे, तो मतलब पहले चॉइसेस कम थी, तभी तो चॉइसेस बढ़ेंगी आगे जाके, उसके माध्यम से चॉइसेस बढ़ाना उसका उद्देश्य था, इसका मतलब पहले चॉइसेस कम थी, ये बात बिल्कुल सच है। दूसरा कह रहा है द पॉलिसी होल्डर्स वर नॉट एबल टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम लोअर कंपिटिटिव प्रीमियम, था ना उसके अंदर लो प्राइस, इसका मतलब पहले उनको लो प्राइस पे मतलब प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता था, लेकिन POS के माध्यम से IRDAI की मंशा ये थी कि प्रीमियम कम देना पड़े कस्टमर्स को, तो ये बात भी सच है। तो एक और दो तो सच है। अब एक बार ऑप्शन में आ जाइए, ऑप्शन में कह रहा है A एंड B, बिल्कुल हो जाएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें A, B और C है? तो यहां पे आपको ऐसे तो कोई बात दे ही नहीं रखी A, B और C वाली, तो C वाली बात को हम ड्रॉप ही कर देते हैं। तीसरा जो है मतलब A और B का मतलब 1 और 2, तो 1 और 2 की जगह आएगा, तीसरे को तो शामिल ही नहीं कर रखा। थोड़ा सा ये भी दिमाग लगा के सोचना है आपको कि ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन है क्या जिसमें C को शामिल कर रखा हो, तीसरे को शामिल कर रखा हो। नहीं है तो हम उस पर विचार करेंगे ही नहीं। आपका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ A एंड B, ठीक है।